गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ आ रही है सब लोगों को? यस सर। चलिए बेटा पिछली क्लास में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली थी और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए देखना और समझना। एक इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा था बेटा, दो तरह के इफेक्ट होते हैं। प्लस वाले ऐसे ग्रुप होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है, जिन पे प्लस चार्ज आता है, और माइनस वाले ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, जिन पे माइनस चार्ज आता है बेटा, है ना। तो ये इस तरह से दोनों ध्यान रखते हैं। हालांकि बहुत सारे नाम है इसमें, यदि धुंधला धुंधला मतलब हमें थोड़ा थोड़ा भी याद रहेगा ये तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती, बट बेसिक रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। और वैसे ट्रिक थोड़ी सी याद कर लोगे तो एक तुरंत आइडिया पड़ जाता है। पूरा नाम याद भी ना रहे तो एक तुरंत दिमाग में आ जाता है, अच्छा ये इससे बड़ा होता है, इसकी पावर इससे ज़्यादा होती है। तो देट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट अबाउट इट। ये आपको आना ही आना चाहिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। क्या बात समझ आ गई हमें इतनी? चलो तो बेटा आगे चलते हैं। चले हाँ बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इंस्टा लवर्स को पता होगा कि कोई भी अपने इसकी मीम्स वगैरह आती है उसमें रेजोनेंस जरूर आ ही जाता है केमिस्ट्री की, है ना। और हम में से कुछ बच्चों का तो काम ही है टाइम पास करने के लिए। सो व्हाट इज रेजोनेंस, ध्यान से देखेंगे बेटा। होता क्या है, पहले मैं थोड़ा सा ये लिखूंगा भी, लिखना मेरे साथ साथ लिख लेना बेटा। पहले लिख लो, चलो मेरे साथ साथ कुछ डेफिनेशन लिखूंगा मैं दो तीन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कुछ डेफिनेशंस लिखने जा रहा हूँ, वो आप साथ साथ में लिखे, ठीक है, फिर उसको समझ लेंगे हम बेटा। तो पहली डेफिनेशन क्या है देखो, कि होता क्या है द फिनोमिनन। फिर इनको एक साथ समझाएंगे बेटा, दोनों डेफिनेशन एक साथ ही समझ में आ जाएगी। तो लिख लो साथ साथ, फिनोमिनन इन विच वी कैन राइट more than one structure for a single species। तो ऐसा फिनोमिनन बेटा जिसमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं एक सिंगल स्पेशीज के लिए, ठीक है। मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर अ सिंगल स्पेशीज, बट none of them explain all the properties of that species। This phenomenon is called रेजोनेंस। बेटा देखो, रेजोनेंस क्या हो गया कि एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हम किसी एक स्ट्रक्चर या स्पीशीज के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना सके, और बट कोई भी उस स्पीशीज की पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ऐसे फिनोमिनन को बोला जाता है रेजोनेंस। अभी बेटा एग्जांपल्स दूंगा तो आपको और समझ में आएगा। इसको साथ में लिख लो डेफिनेशन, अगली डेफिनेशन बेटा मैं लिख रहा हूँ उसको भी लिखो साथ में, फिर तीनों को एक दोनों तीनों चीजों को एक साथ समझेंगे एग्जाम्पल से। all possible structures which can be drawn for a single species are known as
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो बेटा जितने भी एक स्पीशीज के लिए जितने स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है बेटा। वन मोर डेफिनेशन, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ species lies in between all these possible resonating structures. All these possible resonating structures and which is known as resonance hybrid. चलो बेटा एग्जाम्पल देखो, क्विकली लिख लो फटाफट पहले, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। लिख लिया हमने? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल्स देखो बेटा, एक बहुत ही कॉमन बहुत फेमस एग्जाम्पल से मैं ले रहा हूं। आप सबने इसका स्ट्रक्चर बहुत बार देखा भी होगा बेटा और सुना भी होगा। तो एक स्ट्रक्चर ये होता है और इसी का दूसरा स्ट्रक्चर होता है बेटा ऐसे। अब ये बनता कैसे है, क्या होता है, वो सब चर्चाएं बाद में होगी। दिस इज द अदर स्ट्रक्चर। इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखोगे तो दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है। देख पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो बेटा ये बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। बट एक्चुअल में देखो बेटा, तो एक बेंजीन एक कंपाउंड है, एक स्पीशीज है जिसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हैं और इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को नहीं बताता है। इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। अब जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं उनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और बेटा इनसे कुछ ही प्रॉपर्टी का पता नहीं चलता, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हालांकि हम इसको यूज बहुत कम करते हैं, तो बेटा हम यहाँ ऐसे गोला गोला करके दिखाते हैं बीच में। इसका मतलब होता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरे ग्रुप में चक्कर लगा रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन सारी इस रिंग में घूम रहे हैं बेटा। तो ऐसे गोला गोला करके बनाया जाता है, इसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये एक्चुअल होता है मतलब, बट ये इन दोनों का ही पार्ट नहीं है, ये मतलब इन दोनों की बीच की स्टेट होती है, जितने स्ट्रक्चर होते हैं उनकी बीच की स्टेट होती है। ठीक है, सो दिस इज नॉन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड है किसका? बेंजीन का। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये बनते कैसे बाद में सीखेंगे, ये डेफिनेशन तो समझ में है क्या? Yes, sir. एक किसी स्पेशीज या कंपाउंड के लिए बेटा एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन गए देखो, तो इनको क्या बोलेंगे? एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं रेजोनेंस। एक से ज्यादा बने तो। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमें कम से कम डेफिनेशन तो समझ में आ रही है, कैसे बने वो बात की बात है। क्या ये तो समझ में आ रहा है मैंने जो बताया? और बेटा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है इनके बीच में, तो इनके बीच में कैसे ऐसा कुछ बना के दिखाते हैं उसको, तो इसको बोला जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अभी के लिए बस इतना समझ आना चाहिए कि ये टर्म्स क्या क्या है, कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब होता है। ड्रॉ कैसे करते हो धीरे धीरे सीखेंगे।
मेरी बात को समझ रहे हो? अभी हम कोई चीज सिखा नहीं रही है, तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया, ऐसा होता है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो लिखो जल्दी से एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, दो डेफिनेशन और है, वो भी लिख लो फटाफट। थोड़ा बेटा रूल्स वगैरह भी है लिखने के, काफी सारे हमारे यहाँ पर। लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज लोकलाइज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन्स which तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड बाय सर रेजोनेंस खत्म? नहीं बेटा, ये सब रेजोनेंस का ही पार्ट है। रेजोनेंस पूरी लेक्चर चलेगा। इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड बाय टू एटम्स ओनली। इसको लिखने का थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। इलेक्ट्रॉन्स, हाँ सही लग रहा है। इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड बाय टू एटम्स ओनली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स विच आर शेयर्ड बाय टू एटम्स ओनली आर नोन एज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो केवल दो एटम शेयर करते हैं उनको लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा H और H, HCl, Cl और Cl, इनके बीच के इलेक्ट्रॉन क्या केवल इन दोनों के बीच ही शेयर्ड है? देखो जरा बेटा, क्या H2 जो होता है कंपाउंड, उसमें दोनों इनके इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग है, क्या वो इन दोनों के बीच में ही शेयर्ड है? क्या ऐसा है क्या कि किसी और के साथ शेयर्ड है? ये इनके बीच के इलेक्ट्रॉन भी बेटा इन दोनों में शेयर है, इनके बीच के भी। तो जब इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं केवल, तो उनको बोलते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह बेटा सेकंड टर्म आती है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स which are shared by more than two atoms। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनको बेटा दो से ज्यादा एटम शेयर करते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बेंजीन का ही एग्जाम्पल लो। मैं वो एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, ये बहुत फेमस कंपाउंड है। तो बेंजीन में बेटा हम देखेंगे यदि ढंग से, तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे शेयर्ड है। बताओ शेयर है या नहीं है? क्योंकि अगले स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पहुंच जाती है, अपनी लोकेशन का चेंज हो जाती है बेटा। तो बेंजीन में हम देखते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अमोंग 6 कार्बन एटम्स। तो बेटा 6 जो इसके बॉन्ड, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पूरी रिंग में घूमते रहते हैं। जो ये स्ट्रक्चर मैंने पीछे बनाया था, देखो इसका मतलब होता है, देखो ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुंच गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए। तो पूरी रिंग में ऐसे घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इस गोले गोले का मतलब है पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 कार्बन एटम शेयर करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन आपके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग में गया क्या बेटा? देखो बहुत बेसिक है। आर यू गेटिंग इट?
व्हाट Yes, इज sir. लोकलाइज्ड? केवल दो एटम जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो उनको लोकलाइज्ड बोलेंगे। दो से ज्यादा जब शेयर करते हैं तो डीलोकलाइज्ड बोलते हैं। और बेटा रेजोनेंस में एक्चुअल में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। गेटिंग इट? कुछ समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes, sir. चलो बेटा बढ़िया। आगे बढ़ाऊं मैं? लिख लिया हमने। तो बेटा देखो इस तरह से जाते हैं वो। एक बात बताओ मुझे, आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ, एक ऐसी जनरल चीज पूछ रहा हूँ, तुम्हें समझ आएगा। बेटा सपोज करो ऐसे कोई है एलिमेंट, एक तो ऐसा है स्ट्रक्चर, मतलब आगे इनकी जो भी जरूरत है वो पूरी हो रही है, समझो CH2 CH2। और एक ऐसा है बेटा, ऐसे समझो कुछ है ना, यहाँ वैलेंसी पूरी करने के लिए H H CH2 CH2। बेटा एक सिंपल सी बात बताओ, क्या यहाँ जो डबल बॉन्ड ये कहीं भी कूद के जा सकता है? क्या जगह है कि इसके पास कि क्या यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर सकते हो? No. क्या यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी नहीं कर सकते? मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है क्या? बट यहाँ देखो बेटा, यहाँ ये डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए जा सकते हैं कि लेटर से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, ये पाई इलेक्ट्रॉन दूर चले जाए, या तो इस तरह से। तो जब आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जगह है, मतलब समझो जहां शिफ्टिंग होने के लिए जगह है वहां पे शिफ्टिंग पॉसिबल हो पाती है, ऐसे हर जगह शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती। जैसे यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे यदि बोलो डबल बॉन्ड होता तो के पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो पाते क्या इधर? आंसर होता नहीं। यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है क्या? देखो Yes, sir. थोड़ा बेटा ये चीज बिल्कुल बेसिक चीज है, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, तुम तो चलो समझ सोच के देख लो एक बार। इसके यहाँ पे पाई बॉन्ड होता तो मैं इसको शिफ्ट करता तो कैसे काम चलता है, यहाँ करवा के देख लो बेटा। देखो पाई इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, मतलब यहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे, और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस पे माइनस चार्ज आएगा। बेटा पहली बात तो इस कार्बन देखो, क्या 5 बॉन्ड बन गए इसके? Yes, sir. क्या ये पॉसिबल है क्या? Yes, sir. कार्बन कैन नॉट एक्सपेंड ऑक्टेट। तो ऐसे केसेस में कभी भी रेजोनेंस नहीं होता है, जब बिल्कुल पास पास डबल बॉन्ड वगैरह हो। ये बात तुम्हें बहुत जरूरी है समझना बेटा। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हाँ नहीं बेटा, ये तो कॉमन सी बात सिखाई, समझ रहे हो क्या? रेस्पॉन्स बहुत वीक है। Yes, sir. और बच्चे? Yes, sir. बेटा कॉमन सेंस है। देखो अब इनका कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती कि मैं इनको किसी नाम से बोलूं तुम्हें, ये थोड़ी समझने की बात है कि ऐसे पास वाले पे डबल बॉन्ड होते हैं तो उनमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता, मतलब एक से दूसरी जगह शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती है। बट देखो इसमें हो सकती है, देखो कैसे बेटा, ये पाई बॉन्ड उधर उठ के चला जाए तो H2, समझ लो इस चीज को, समझोगे नहीं तो कभी नहीं आएगा। HC डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे बेटा यहाँ डबल बॉन्ड हुआ, बट इसका ये भी डबल बॉन्ड रहा तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसको भी कूद के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। जब तक ये चीज अच्छे समझ में आएगी तभी समझोगे कहानी को। अब देखो क्या किसी कार्बन का ऑक्टेट खराब हुआ, मतलब किसी कार्बन पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं क्या? No, sir. नहीं बन रहे ना, मतलब ऐसी शिफ्टिंग पॉसिबल होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि अलग से रूल लिखेंगे हम, बट मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, देखते ही कैसे पता चलता है कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। थोड़ा दिमाग में गया क्या?
हाँ नहीं Yes. बेटा बेसिक, अरे ये कॉमन सेंस है, तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा। देखो इससे आसान में कुछ नहीं बता सकता कि इस केस ऐसे केसेज में नहीं होता और ऐसे केसेज में हो सकता है। तो ये थोड़ा सा तो तुम्हें दिमाग या थोड़ा समझना ही पड़ेगा कि ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 5 बॉन्ड बन जाते हैं ऐसे केस में जो कि नॉट पॉसिबल है। और यहाँ पे कैसे हो पा रहा है, क्योंकि इजी वे में आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जा रही है, या कोई भी बॉन्ड बॉन्ड का फर्क नहीं पड़ रहा है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से समझ आया होगा। मैं रूल लिखवाता हूँ इसका तो फिर और समझते हैं इसको। डीलोकेलाइजेशन टेक्स प्लेस कब कब होता है बेटा, वेन एवर पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन, पाई इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किन किन के साथ, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, ऐसी सिचुएशन, इसको कॉन्जुगेशन नहीं बोलते। कॉन्जुगेशन का मतलब है जब शिफ्टिंग पॉसिबल हो। तो पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड के साथ में मतलब आपस में एक्सचेंज कर सके। लॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, वेकेंट पी। ये अपने काम नहीं आता जो लास्ट में लिख रहा हूं ज्यादा, बट कंप्लीशन के लिए लिख दे रहा हूं, वेकेंट डी ऑर्बिटल। और समटाइम्स रेडिकल भी आ जाता है। रेडिकल क्या होता है, वी विल लर्न लेटर ऑन, अभी इस पे दिमाग मत लगाना, सीखेंगे। रेडिकल्स काम आते हैं बहुत। इवन रेडिकल मैकेनिज्म भी है, 11th में भी था, 12th में भी आएगा। तो जब जब पाई बॉन्ड इन सब के साथ होता है तब तब रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है, डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। कैसे होता है सीखेंगे, वो सब सीखना है, डोंट वरी। बट एज ए रूल लिखते चलो कि कौन साथ में दिख जाए ऐसा कि जंप हो सके। लिखो बेटा क्विकली इसको, लिख लिया। फिर ये सब तो पिछले साल भी लिखवाया था ना। हाँ लिखवाए थे, याद है क्या? सर नोट्स पे रखे हैं मेरे पास। चलो बहुत बढ़िया, फिर तो बेटा बस रिवीजन ही हो जाएगा क्विकली। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा। बेटा कुछ चीजें हैं जो फटाफट फटाफट में हमें करनी है, क्योंकि यदि याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद तो फिर ये काम आएगी ना हमें, इसलिए दोबारा करवा रहा है बेटा। नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर इफ आर इन डीलोकेलाइजेशन, मतलब बेटा नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर यदि एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं इन डीलोकेलाइजेशन, दे विल बी इन पी ऑर्बिटल। अब ये काम की चीज नहीं है, अभी पी ऑर्बिटल में कैसे होंगे, काम की चीज क्या है, एंड डोंट काउंट देम फॉर हाइब्रिडाइजेशन, डोंट काउंट देम फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। यदि नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझना इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ये बेटा कंपाउंड है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है क्या? यस सर। हाँ, मैं आपसे पूछूं इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बताओ जरा।
0 11th क्लास में पढ़ा है बेटा हमने हाइब्रिडाइजेशन sp2 ऐसा। देखो सर बेटा, NH2 का हाँ इस NH2 का और यहाँ पे S हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 है बेटा? नॉर्मली क्या लगता है कि इसके दो और एक तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो हमें नॉर्मली ऐसा लगता है sp3 होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं क्या हम? यस सर। बेटा मैं ये पूछता हूं मैं, जैसे सपोज करो NH3 के क्या हाइब्रिडाइजेशन है, सपोज करो जस्ट मैं ये पूछता, तुम्हारा आंसर होता है sp3, होता है कि नहीं होता? यस सर बिल्कुल। अब ध्यान से यस देखे, सर। ये NH2 जो हुआ बेटा, इसका भी नॉर्मल तो sp3 होना चाहिए, क्योंकि वही तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है, और एक लोन पेयर है। बट प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ में आ रहा है, मतलब व्हेनेवर पाई बॉन्ड इज इन रिलेशन विद पाई बॉन्ड और लोन पेयर, तो देखो पाई बॉन्ड के बेटा एक को छोड़ के लोन पेयर अगले पे, ऐसी सिचुएशन है देखो, पाई बॉन्ड के एक को छोड़ के आगे लोन पेयर या पाई बॉन्ड वगैरह आ जाए, तो ये रेजोनेंस में जा सकता है। अब रेजोनेंस में कैसे जाएगा बताओ? तो बेटा शिफ्ट ले सकता है, ये लोन पेयर मान लो इलेक्ट्रॉन का यहां शिफ्ट हो जाए। अब ये यदि यहां शिफ्ट होगा, ये जैसे यहां शिफ्ट होगा बेटा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने वाले होंगे। देखो ऐसे ही करते हैं रेजोनेंस, तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, तो इसको यहां शिफ्ट होना पड़ेगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बना बताओ जरा? सर CH2 पे लॉन पे माइनस आ सिंगल जाएगा बॉन्ड। बेटा, यस सर। CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस। अब यहां तो फील नहीं आ रही थी, बट यहां पे देखो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन साफ साफ लग रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं sp2, तो एक्चुअल में यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। हमने लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में क्यों नहीं गिना? क्योंकि लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन का पार्ट है, लोन पेयर एक से दूसरी जगह शिफ्टिंग ले रहा है। थोड़ा सा दिमाग में जा रहा है क्या? यस सर See, I also know this is a little tough, बेटा थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा, बहुत बेसिक चीजें हैं। कि जैसे लोन पेयर यहाँ से गया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, क्यों? क्योंकि इसने एक तरह से समझो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ रख दिए। इसी तरह बेटा यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पे इस पे गया तो इस पे माइनस चार्ज आ गया। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? यस सर। एकदम 2 बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी बच्चे क्या बिल्कुल तबाह खत्म, टाटा बाय बाय हो गया क्या? यस सर, समझ आ रहा है। बेटा सी, इसीलिए ऑर्गेनिक टफ पढ़ने लगती है, थोड़ा तो तुम्हें एक तरह से साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटा देखो ये सब चीज़ें अब नहीं सिखाई जा सकती। ये तो बेसिक है कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसी पे जा रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये मैंने तुम्हें हिंट दे दिया कैसे होता है, बेटा इसको यहाँ पटक लो। तुम्हें नहीं समझ में आया क्या करना है, तो तुम तो इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ फेंको, तुम्हें खुद दिख जाएगा इसके 5 बॉन्ड बन गए, तो अगले को उठा के फेंकना है। तो इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं कि पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ है, मतलब ये वाला केस हो जाएगा। अब यहाँ पे sp2 है तो यहाँ पे भी sp2 ही था, क्यों? क्योंकि लोन पेयर डीलोकेलाइजेशन में है। मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, उसका स्ट्रक्चर तुम खुद बनाना देखे, दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर, और हाइब्रिडाइजेशन भी लिखना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। इसके स्ट्रक्चर बनाओ। इसका दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है वो बनाओ जरा। बना के स्ट्रक्चर, क्या डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल है? यस सर। यस सर बिल्कुल है बेटा। कैसे? पाई बॉन्ड और देखो अगले पे एक को छोड़ के अगले पे नेगेटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड एक को छोड़ के अगले पे इन सब में से कुछ भी हो जाए, तो बेटा ये नेगेटिव चार्ज
यहाँ कूद सकता है और ये यहाँ कूदेगा तो 5 बॉन्ड हमने इसके लिए यहाँ जाएगा। तो क्या सिचुएशन आएगी, CH2 पे माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ प्लस लगाऊं क्या? नो सर। बेटा यहाँ पे प्लस लगाना है क्या? Yes, sir. नहीं बेटा, नेगेटिव चार्ज गया इस बार, तो नेगेटिव गया तो जीरो बचा। यहाँ पे तो लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है, खुद का चार्ज, तो खुद का चार्ज किसी को दूंगा तो क्या प्लस आएगा। यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था, तो नेगेटिव चार्ज दिया तो जीरो बन गया। तो Okay, वी sir. विल नॉट पुट एनी प्लस हियर। तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन इसका साफ दिख रहा है, sp2, और यहाँ पे भी sp2। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखो डिलोकलाइजेशन में था, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। कुछ गया क्या दिमाग में? Yes, sir. यस सर। लिखो इसे जल्दी से। बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और सीखते जाओगे, ऐसे डरो मत, क्योंकि ये बहुत जगह आएगा, फिर बार बार नहीं बताया जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक में परेशान करेगा ये कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में। ईच एंड एवरी चैप्टर कंटेन्स दिस। डन। लिख लिया क्या बेटा जी? यस सर। यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ूं। चलो देखो, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखने के रूल्स क्या क्या है बेटा? तो सबसे पहला रूल है, मेरे साथ के साथ लिख लो बेटा रूल्स, फिर उनको एक साथ समझेंगे।
positive charge on electronegative element with complete octet is acceptable, but positive charge on electronegative element with incomplete octet ऐसे लिख लो बेटा, एक बार सारे रूल्स लिख लो, अभी सब कुछ समझाया जाएगा आपको, चिंता ना करो। लिख लो रूल्स एक बार, देखो। लिख लिया क्या बेटा? So done. समझा। डन। अब बेटा देखो, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको समझते हैं। रेजोनेंस थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, बट थोड़ा थोड़ा भी समझोगे, धीरे धीरे एक बार और पढ़ोगे तो हो रहेगा बेटा। मैं पिछले बार वाले एग्जाम्पल लिख दो, इस पे लॉन पेयर था, तो बेटा यहाँ हमने क्या किया था, लॉन पेयर यहाँ जंप मार गया था, यहाँ जंप कर गया था, तो CH2 माइनस। अब बेटा यहाँ देखो, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट उस पर प्लस आ गया, तो पहले तो ये देखो क्या ये पॉसिबल है या नहीं ऐसा आना प्लस। तो क्या लगता है तुम्हें, पॉसिबल क्या चेक करना है? इसका ऑक्टेट चेक करो। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो बेटा नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर, मतलब यहाँ NH2 प्लस को मैं देख रहा हूं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्या कंप्लीट ऑक्टेट के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आ सकता है? यस सर। रूल नंबर 4 अपने पास, खुद के पास तो लिखा हुआ होगा, चेक करो, मेरा पीछे भी चला गया तो। पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव इज एक्सेप्टेबल, तो बेटा हियर द पॉजिटिव चार्ज इज एक्सेप्टेबल, दिस स्ट्रक्चर इज करेक्ट, नो इश्यू। बट मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ये स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना सभी बच्चे बेटा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये डबल बॉन्ड, इसके एक को छोड़ के अगले वाले के पास डबल बॉन्ड है, तो क्या डिलोकलाइजेशन हो सकता है कि नहीं? सोच लो। अरे हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो बेटा ये यहाँ जंप मार दे, और ये जैसे ही यहाँ जंप मारेगा तो इसको यहाँ जंप मारना पड़ेगा, ऑक्सीजन पे जाना पड़ेगा इस पेयर को। तो देखो क्या स्ट्रक्चर बना, CH2 ने इलेक्ट्रॉन दे दिया प्लस CH, डबल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन पे बेटा 2 लोन पेयर तो थे, एक माइनस चार्ज और आ गया,
तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस आया है, वी आर हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक स्ट्रक्चर बेटा और पॉसिबल है, बताओ कैसे पॉसिबल है? इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सोचो। फिर ऑक्सीजन से लोन जैसे पेयर बेटा दे मैं क्या देंगे। कर दूं कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये यहां शिफ्ट हो जाए। सपोज करो कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये यहां शिफ्ट हो, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होए और ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो अब देखो क्या कहानी बनेगी। यदि हम एक स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं, CH2 पे माइनस आएगा, CH डबल बॉन्ड CH और ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। आएगा कि नहीं सोचो जरा। यस सर। सॉरी, इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं थी, लोन पेयर नहीं बेटा, मैंने गलत बना दिया, उल्टा कर दिया, किसी ने बताया भी नहीं, गलत बना दिया। देखो ये से गलती हो जाती है बेटा, ये तो कहाँ से शिफ्ट होगा? सी ईयर कौन सा शिफ्ट हो सकता है? उल्टा। बेटा ये डबल बॉन्ड यहाँ आया तो ये डबल बॉन्ड पहले यहाँ आके ये भी तो जा सकता है, तो उधर शिफ्ट। क्या बोल रहा हूँ ढंग से समझना। ये डबल बॉन्ड, जैसे इस डबल बॉन्ड को पहले इधर भेजा बेटा, तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा देखो, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH, यहां का डबल बॉन्ड चला गया है तो ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। अब ऑक्सीजन पे प्लस है, ये पॉसिबल है या नहीं सोच के बताओ। इज इट पॉसिबल? नहीं सर। नो सर। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैसे? 2 और 2 4, 6 बेटा, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके बाद इस पे प्लस नहीं आ सकता। सो दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाना है हमें। बात को समझ रहे हैं हम? यस सर। अगेन लेट रिपीट, ध्यान से सुनो बेटा। ये कंपाउंड था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O माइनस। इसके दो पाथवे है, दोनों पाथवे दिखा रहा हूं बेटा। देखो इसके बीच में ये डबल बॉन्ड है तो ये आपस में आगे पीछे कूद सकते हैं। तो पहला पाथवे था ये यहां जाए और ये यहां जाए, और दूसरा पाथवे है ये यहां कूदने के बजाय ये यहां कूदे और ये यहां कूदे। क्या दोनों पाथ पॉसिबल है? सोच लो, सोचो जरा देख के। बेटा हाँ ना यस सर। कुछ तो बोले हम। यस सर। और बच्चे कुछ भी दिमाग में जा रहा है बेटा? इतना टाइम लगा रहे हैं हम, 5-10% तो जा रहा है। अरे रेजोनेंस एक जस्ट प्ले है। किसका प्ले? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इधर उधर कुदाने का। अब तुम्हें इतना तो समझना ही पड़ेगा, और फिर यदि नहीं आ रहा है तो बेटा देखो पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, फिर तो स्किप कर देते हैं टॉपिक को। 12th की किताब में 4-5 जगह, हर चैप्टर में एक दो इस जगह आपका आएगा, उसको रट्टा मार लेंगे। क्योंकि यदि इतना टाइम लगा के भी नहीं समझ आ रहा तो उतने देर में तो रट्टा ही मार लिया जाएगा फिर। तो एटलीस्ट रेस्पॉन्ड तो करें हम कि हाँ कुछ जा रहा है दिमाग में, मैं इतना गला फाड़ रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, और इवन टाइम और लगा रहा है पुराना पढ़ाने का, जिसका कोई फ़ायदा वैसे है बट वैसे है भी नहीं। मतलब फ़ायदा वैसे नहीं है, यदि तुम्हें नहीं आया तो दिक्कत ये है। सो व्हाट्स द इशू, टेल मी, क्या दिक्कत आ रही है ये बताओ, नहीं तो पहले फिर। कुछ बच्चों ने तो सौगन खा रखी है कि बोलना ही नहीं है, जैसे यशस्वी हो थोड़ा सा गई, हार्ड है सर। व्योम हो गया, उज्जवल, सिद्धार्थ, है ना, रितेश, पीयूष, नीजा, अमन। ये तो बस ऐसा लगता है जैसे बस ज्वाइन करके दिखाने के लिए कि सर एब्सेंट मार्क ना करे, घर पे मैसेज ना भेजे और ऑफलाइन हो जाता है। ऐसा ही कुछ है ना, गायब हो सारे के सारे।
चलो अब से मैं एक काम और करूँगा, यदि बीच में बेटा रिप्लाई बच्चों का जिनका नहीं आएगा पूरी क्लास में, मैं एब्सेंट मार्क करूँगा और घर पे मैसेज ड्रॉप करूँगा, क्योंकि ऐसे तो तुम सुधरनोगे है नहीं। कितना भी कह लो अलग अलग से बोल दिया सब बच्चों को, बट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता सर क्या बोल रहे हैं। बेटा सी, एवरीथिंग इज गुड, बट वॉट इफ फॉर द कंप्लीट ईयर सेशन डू नॉट रिज्यूम्स, और वो ऑफलाइन नहीं होता है, क्या करोगे? कोई आंसर है तुम लोगों के पास? तुम सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन, मुझे भी पता है ऑफलाइन 3 महीने भी हो गया ना, 4 महीने भी, तो मैं जो नई नालायक है उनको भी खींच के मैं इतना तो करवा दूंगा कि वो बहुत अच्छा अपने लेवल पे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। बट वॉट इफ इट डू नॉट रिज्यूम्स, वॉट इफ अगस्त मिड में ही थर्ड वेव आ जाती है और वो अक्टूबर नवंबर तक खिंच जाती है, तब क्या सोचा है हमने, क्या प्लानिंग है? बेटा कहीं के नहीं रहेंगे, वो सुना होगा ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वैसी हालत हो जाएगी। सर बहुत वर्ड्स हो जाएगा। एंड दिसंबर में पहला बोर्ड है, आई होप पता होना चाहिए तुम्हें, और वो होगा 100% होगा, ये मान के चलो, क्योंकि वो इन स्कूल कंडक्ट करवाया जा रहा है और स्कूल में स्कूल्स को सजेशन दे दी जाएगी कि पूरी और क्लासेज आनी नहीं चाहिए जिस दिन बोर्ड एग्जाम है। 10th के बच्चों को 4-4 बच्चों को ही चाहे एक रूम में बिठाना पड़े अलग अलग कोने पे, एंड इन स्कूल दिस कैन बी डन, कि एक रूम में 5 बच्चे 7 बच्चे बैठे हैं, 5 रूम में आ जाएंगे, 6 रूम में आ जाएंगे। सर वो ऐसे ही है कि ना कि ओएमआर शीट पे पेपर होगा। हाँ, सो बेटा दीज थिंग्स कैन बी डन इन स्कूल, तो ये तो मान के चलो दिसंबर का एग्जाम तो होना ही होना है, चाहे वेव रहे जो भी रहे, क्योंकि तब तक तो यदि थर्ड वेव अभी जो अगस्त सितंबर का आने का है वो दिसंबर तक गायब है, 2 महीने का गैप होता है, 2-2.5 महीने का, तो तुम्हें एग्जाम देने तो पकड़ के बुला ही लेंगे। टाइम भी उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है सोच समझ के। बट इफ़ द ऑफलाइन क्लासेज विल नॉट रिज्यूम, कहीं की सिचुएशन नहीं रहेगी कि हम किसी भी ढंग की सिचुएशन में हैं। मुझे नहीं पता किससे दिक्कत है या क्या फ़र्क पड़ता है, ना कोई इंटरेक्शन है, ना किसी को बताना है, ना किसी से पूछना। अच्छा बच्चे डाउट से नहीं भेजते, ना काम भेजते हैं, काम भेजना भी बंद है। सर बोलते नहीं तो क्यों भेजे, हम तो ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, घर वाले ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, यही तो काम है उनका। तो शर्म हमें आती है नहीं बिल्कुल भी। कुछ बच्चे हैं जो रेस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं, पढ़ भी रहे हैं, ऑब्वियस है, वो तो नज़र भी आता है, कॉपीज वगैरह भी जैसे देखते हैं हम। बाकी और बच्चे तो बस दिस फील्स वेरी वीड। मैं 3 से 4 लेक्चर हो चुके, अभी तक हम 12th क्लास का एक पूरा ऑर्गेनिक का चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म कर देते इतने टाइम में। बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा, 10 दिन लेट हो जाएगा चीज़ों में, ज़रूरत पड़ेगी तो कभी एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी और बच्चों को करवा देते हैं, एटलीस्ट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो हेल्प मिलेगी। बट सीम्स कि और को तो कुछ लेना देना नहीं है, बस ज़बरदस्ती क्लास से करने बैठ रहे हैं हम। नॉट गुड, एटलीस्ट रेस्पॉन्ड करे, और नहीं आ रहा तो वो तो बताएं मुझे कम से कम कि चलो सर ये तो समझ नहीं पड़ रहा, हार्ड है, एग्री थोड़ा सा हार्ड है, बट एटलीस्ट कुछ तो दिमाग में जा रहा होगा। मैं तो ये सीख रहा हूँ कि अभी के लिए इतना भी तो सीखो कि इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं से जा रहा है तो प्लस कैसे आ रहा है, माइनस कैसे आ रहा है, कम से कम वो तो हम समझ सकते हैं। बेटा ट्रायल मेरे पास है करने को, दैट आई एम डूइंग, लेटर ऑन कुछ आएगा रट्टा मारना पड़ेगा तुम्हें, तो फिर रट्टा मारना बैठ के, और क्या। और कुछ सोच रहे कि छोड़ दे, तो बेटा जिनको पता है वाकई में ऑर्गेनिक में, तो इम्पोर्टेंस तो एक्चुअल में इसी टॉपिक की है। हर जगह इसको एक्सप्लेनेशन आएगा इससे कि बॉन्ड लेंथ छोटी है क्यों है, रेजोनेंस हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है क्यों है, ये हो रहा है। तो ये समझने की बात है, बेसिक से कितना बेसिक चीज़ है, इतना अच्छे समझा दिया कि यहाँ ये डबल बॉन्ड होता तो लो नहीं होता, यहाँ ये होता तो नहीं होता, बट इसके अगले पे क्लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड वगैरह है तो डीलोकलाइजेशन हो सकता है, और फिर करवा के देख लो। फिर बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे विदाउट कंप्लीट ऑक्टेट आया तो वो स्ट्रक्चर काम का नहीं है, मतलब ये स्ट्रक्चर माना ही नहीं जाएगा।
ऐसा मान लिया जाएगा यदि उस पे आ रहा है तो ये एक्सेप्टेबल है। राइट दिस डाउन, क्विकली लिखो जल्दी से इसको। चलो लिख लो इसे फटाफट से। बेटा ऑर्गेनिक बहुत टफ पड़ती है 12th की, तुम ऐसे मत सोचो। और वो टफ इसलिए पड़ती है क्योंकि बच्चों को 11th का बेसिक्स बिल्कुल नहीं आता। 11th में स्कूलों में छुड़वा दिया जाता है, और इस साल तो 100% मैक्सिमम जगह छुड़वा दिया है। 11th क्लास बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती ऑर्गेनिक, इसलिए 12th में रोते हैं सारे बच्चे बैठ के। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो किसी तरह रट लेते हैं कि चलो याद तो कर ले कम से कम, बाकी तो बहुत बुरी हालत होती है। बेटा केमिस्ट्री में नंबर, बिलीव मी, मैं तुम्हें पहले भी बोला था, केमिस्ट्री में, फिजिकल में तुम्हारे पूरे फुल नंबर आ सकते हैं। इवन जितना तुम हम कर रहे हो और अपनी बुक्स की एक्सरसाइज कर लो, पूरे नंबर आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक में भी तुम्हारे लगभग पूरे आ जाएंगे यदि रट्टेबाज हो थोड़े भी, बट ऑर्गेनिक जान निकालती है नंबर लाने में। केमिस्ट्री में यही नंबर कटते हैं। तो ये सारे एफर्ट्स व्यर्थ जाएंगे यदि हम थोड़े अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ डू इट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। तभी फ़ायदा है अपना इतना टाइम देने का। अभी मुझे जैसे इतना समझा रहा हूँ और बातें हैं, अब एक लेक्चर या 2 लेक्चर अपने को और लगेंगे, बट मैं ये मान रहा हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, आराम आराम से पढ़ने दो बच्चों को, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो थोड़ा साथ दो, ऐसे काम नहीं चलेगा, अच्छा नहीं लगता। डन रिटर्न? Yes, sir. सडन चलो Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके लोन पेयर के साथ जा सकता है, तो सोचो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जितने बन सकते हैं बनाओ सोच सोच के। तुम्हें जो जो लगता है बना लो, 1 2 3, कभी इधर कूदा के देख लो लोन पेयर को, कभी इसको ऊपर, कभी इसको इधर, कभी इसको इधर, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगे बनाओ। CH2 C डबल बॉन्ड हो CH। यहाँ और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, तो सोचो क्या क्या कर सकते हो। करो ड्रॉ बेटा, देखो क्या क्या बन सकता है, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। बन गए क्या? Yes, sir. Yes, sir.
बिट्टू देखो, अब तुम्हें सोचनी पड़ेगी चीज़ें कैसे। देखो यहाँ पे बेटा पहला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कूद जाए, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए तो अपना एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो कैसा, HCO, या इसने डबल बॉन्ड दे दिया मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले में माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना। और इसने देखो इलेक्ट्रॉन ले लिए यहाँ पे आया तो इस पे प्लस का साइन आ जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है सोचो जरा। सर लोन पे। और पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि ये लोन पेयर इधर आ जाए, कि ये वाला लोन पेयर इधर आ जाए। बेटा देखो क्या पॉसिबिलिटी लगती है, मैं यहाँ अलग से ही दिखाता हूँ तुम्हें। सिर्फ पॉसिबिलिटीज तो सोचनी ही पड़ेगी कि सर ये लोन पेयर यहाँ आ जाए, बट अब ये लोन पेयर यहाँ लाए तुम, तो देखो सी के 5 बॉन्ड बनेंगे तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसे सोच लेते हैं। देखा बेटा किसको लाने से क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो जैसे ही ऐसे किया तुमने, क्या बना, इस O पे देखो इलेक्ट्रॉन गए तो माइनस, और यहाँ डबल बॉन्ड OH प्लस, तो ये कहानी आ जाएगी अपने पास में। आया समझ में? अरे आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो बेटा देखो ऐसे थोड़ा सा समझने की बात है हमें कि ये लोन पेयर यहाँ जा रहा है तो इस पे जाएगा, तो देखोगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या सेम सी दिख रहे हैं दिखने में, सिमिलर सी। देखो जरा सिमिलर सी स्ट्रक्चर दिखने में है, बिल्कुल सिमिलर सी है दिखने में। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएंगे। देखो और कुछ पॉसिबल है, बन तो सकता है बट वो स्टेबल होगा कि नहीं या कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करता है। कैसे, यहाँ पे देखो, मैं इसको बाद में बना लेंगे, इसको और देखो बेटा, HC डबल बॉन्ड OH। हम क्या करें कि इस लॉन पेयर को, ये जो इसके पास में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यदि कार्बन के पास चला जाता है तो क्या सिचुएशन आती है, देखो जरा, HC माइनस O प्लस। बट यहाँ देखोगे तो बेटा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुए बिना इस पे प्लस आ गया, तो ये हमने बना तो दिया बट दिस इज नॉट पॉसिबल। बात समझ रहे हैं हम भाई? समझो, तुमने तो गलत कुछ कर दिया, तो हमारे पास रूल्स है ना, आप रूल्स को चेक करो कि कुछ गलती तो नहीं हुई। यदि आप रूल्स को चेक करोगे तो ये हो जाएगा बेटा। इज दिस क्लियर? यस सर। बेटा बेसिक है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। कुछ Yes, गलत sir. कर दिया तो देखो हिंट है, हमने कैसा कर दिया मान लो, तो तुरंत दिख रहा है ना गलती कर दी, नहीं हो सकता, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अब इसको देखो क्या होगा बेटा, एक ही बात है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए तो इस डबल बॉन्ड को यहाँ भेजना पड़ेगा, तो इसकी तो एक ही पॉसिबल केस है। तुम और कोई करके देखोगे तो तुम बनेगा ही नहीं, और चाहे तो हम करके देख सकते हैं। तो नेगेटिव गया तो देखो कोई चार्ज नहीं बचेगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर है। अब हम कहें कि कोई और तरीका लगाए कि इसको यहाँ भेज दें, तो फिर से प्लस आएगा और वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट पे आ जाएगा, तो वो तो ये माइनस है, ठीक, प्लस नहीं है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। बस इसका एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। पहले वाली स्ट्रक्चर, हाँ बेटा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, देखो ये रहा, पहले वाले स्ट्रक्चर में इस पे नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि इसने डबल बॉन्ड दे दिए हमें, और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बेटा इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी हम क्या बात कर रहे थे, एक सेकंड, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 1 second, is there any issue? हाँ बिल्कुल बेटा, यहाँ गड़बड़ कर दी। देखो
किसी ने बताया भी नहीं। हाँ बेटा, हम ऑक्सीजन का यदि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना कि नेगेटिव। बात कुछ समझ में आई क्या? और ये एक्सेप्ट करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। प्लीज नोटिस, ये यहाँ पे आ रहा है तो एक्सेप्ट वाले पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्या गलती समझ में आई? अरे Yes. आ रहा है क्या? तो क्या ये भी पॉसिबल sir. होगा क्या? No, नहीं sir. होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ बेटा देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तुम उसको जंप करवा के वगैरह देखो, गलत होगा तो खुद पता चल जाएगा नहीं है पॉसिबल, और ये पॉसिबल है। अब ऐसी गलतियां नहीं करनी जैसे मैंने की यहाँ पे कि बेटा इसको डोनेट करवा के इस पे नेगेटिव चार्ज ला दिया। नहीं, देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। वेरी गुड। तो क्या ये सही है दोनों? तो इसका बेटा मेन यही स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर। बाकी ये गलत स्ट्रक्चर है यदि बना भी दिए तो, और ये इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इज दिस डन? बेटा लिख लिया क्या हमने? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। So done. मेजोमेरिक इफेक्ट, या वी कॉल इट बेटा रेजोनेंस इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है बेटा ये? तो पहले लिख लो, फटाफट लिख लो बेटा, ये कुछ पॉइंट्स लिखने हैं फिर समझाएंगे। तो अगेन जैसा इंडक्टर था वैसे ही ऐसा होता है। तो बेटा जब जब सी इस वर्ड पे गो करो, जब जब इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, डिलोकेलाइजेशन होगा, तो मेजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट भी आ जाएगा। और बेटे बहुत ही पावरफुल इफेक्ट होता है। हम ऑर्थो, मेटा या पैरा का मतलब समझते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. अभी और बता देंगे बेटा।
ये नोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से एक सिंगल लाइन है तो वो ये है, ये कह सकते हो बेटा। मेजोमेरिक इफेक्ट इज एप्लीकेबल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ओनली। तो बेटा मेजोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे केवल एप्लीकेबल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, मतलब मेटा पे एप्लीकेबल नहीं होता। बट इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल एट ऑल द पॉइंट्स। इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल at all three positions। ठीक है बेटा। तो मेजोमेरिक इफेक्ट जब भी होता है, मेजोमेरिक इफेक्ट, उसकी क्या खास बात है, ऑर्थो और पैरा पे सेम होता है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं होता। ऑर्थो या पैरा पे इसकी पावर सेम होती है। पावर जो होती है मेजोमेरिक इफेक्ट की सेम होती है ऑर्थो और पैरा पर। बट इंडक्टिव इफेक्ट की पावर क्या होती है, सिंस इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ बढ़ता है बेटा, तो ऑर्थो, उसके बाद मेटा और उसके बाद पैरा, मतलब पैरा पे काफी कम हो जाती है इंडक्टिव इफेक्ट की। ये ध्यान में रखने की है पूरा नोट जो है ये। ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है अभी थोड़ी देर में सिखाएंगे आपको। पहले ये लिख लो जल्दी से बेटा, फटाफट से ही लिख लो, फिर ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है ये सिखाया जाएगा। बेटा लिख लिया हमने? यस सर। चलिए बेटा आगे बढ़ता हूं मैं। बेटा देखो, हमारी बेंजीन रिंग होती है, उस पे मानो कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे ग्रुप कोई भी कुछ भी ग्रुप हो सकता है। तो बेटा इस पोजीशन को, ये दोनों जो साइड पोजीशंस होती है, मतलब मैं नंबर कर देता हूँ 1 2 3 4 और 5 मान लो ऐसे। तो 1 एंड 5 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, 2 एंड 4 पोजीशन को बोला जाता है मेटा, और 3 पोजीशन को बोला जाता है पैरा। तो ये याद रखना है, ये किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में होता है बेटा, कि एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा या पैरा क्या होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो एक ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या होता है वो हमें ध्यान में रखना होता है बेटा, वो काम की चीज होती है। ये काम का है, हमें ध्यान में रखना है ऑर्थो मेटा पैरा का मतलब क्या हुआ। मेरे ख्याल से बेसिक है, याद रह जाएगा, रह जाएगा ना? यस सर। चलो बेटा, अब बेटा जैसे इंडक्टिव इफेक्ट के 2 टाइप्स थे, वैसे ही हमारे पास में मेजोमेरिक इफेक्ट के 2 टाइप होते हैं। वही चीज, पहला होगा बेटा प्लस एम इफेक्ट या फिर प्लस आर इफेक्ट। दोनों नाम से जाना जाता है, प्लस एम या प्लस आर। ग्रुप्स, अब बेटा तुम इनको लाइन से लिखना है ना, ग्रुप्स विच डोनेट, में हो सकता है इसी में साइड में लिखना शुरू कर दूं, ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर
ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको बोला जाता है प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट वाले बेटा। तो शुरू करते हैं हम। तो इस लिस्ट में बेटा सबसे पहले सी, अब बेटा मेजोमेरिक इफेक्ट जनरली हमारे रिंग में काम आएगा, बेसिक चीजों में बहुत कम काम आता है, फिर भी आता है। तो सबसे पहला पावर होता है CH2 माइनस का, उसके बाद NH माइनस, उसके बाद O माइनस, उसके बाद NH2, सॉरी माइनस नहीं आएगा, लोन पेयर आएगा ना, लोन पेयर तो होता ही इस पे माइनस के अलावा, NHR, NR2, OH, OR। उसके बाद बेटा इसके बाद तुम कंटिन्यू करना है ना, मैं इधर लिख रहा हूं NH, C डबल बॉन्ड CH3, O, C डबल बॉन्ड CH3, है ना, मैं जानबूझ के इधर लिख रहा हूं। उसके बाद F, Cl, Br। तो बेटा इसमें से जो शुरू के 3 लोग हैं इनका प्लस M और प्लस I दोनों शो करते हैं ये। उसके बाद के जो लोग हैं ये प्लस M भी शो करते हैं और माइनस I शो करते हैं, बट डोमिनेटिंग कौन सा होगा? ऑब्वियसली प्लस M, क्योंकि मेजोमेरिक जहां आ गया वहां कोई और तो आने की बात ही नहीं होती बेटा, सबसे पावरफुल है काइंड ऑफ। मेरी बात को समझ रहे हैं क्या हम बेटा? देखो कुछ ग्रुप हमारे प्लस आई के भी इसमें है, माइनस आई के भी है। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए कि एक ग्रुप यदि रेजोनेंस होगा तब रेजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे और प्लस एम पावरफुल होगा। ये 4 लोग ऐसे हैं जो बेटा प्लस एम भी शो करते हैं और माइनस आई भी शो करते हैं, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन हियर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन इनका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है प्लस एम से। दिस इज द ओनली केस जहां पे माइनस आई इफेक्ट या बेटा प्लस एम को डोमिनेट करता है कोई इफेक्ट। इन चारों पे सबसे पावरफुल, पावर सबसे ज्यादा टॉप पे, पावर हाईएस्ट और पावर लोएस्ट। तो एक लाइन में लिखना तुम लोग ताकि एक साथ बना रहे हैं। सर इसको याद करने की ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं है इसको याद करने की, तो जल्दी से टेबल बना लो। सिर्फ पावर क्या लिखा है? मतलब बेटा एम इफेक्ट की पावर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन एम इफेक्ट दिखाएगा? प्लस एम इफेक्ट, CH2 माइनस। और जैसे जैसे सीरीज में डाउन जाएंगे पावर घटती चली जाएगी। समझ आ रहा है? ओके। जैसे बेटा मैं आपसे पूछूं NH2 और OH में से कौन ज्यादा अच्छा प्लस एम इफेक्ट है ग्रुप है आउट ऑफ NH2 एंड OH? NH2। तो आंसर आएगा NH2, है ना। ऐसे तो ऐसे पावर में ऑर्डर में है। देन लिख लिया क्या बेटा जी? 2 मिनट। डन सर। लिख लिया बेटा सबने? Yes.
अच्छा, इनके यूज क्या है बेटा, धीरे धीरे सीखोगे इनके यूज। इनके बहुत ज़्यादा यूज आते हैं, बिलीव मी। इन 12th क्लास जब हम रिएक्शंस भी पढ़ेंगे तो एक क्लास ऑफ रिएक्शन आपको एक चुटकी में ख़त्म हो जाएगी यदि आपको ये आएंगे तो, और नहीं आएंगे तो फिर हर जगह रटना पड़ेगा। चलिए बेटा, अब दूसरा इफेक्ट कौन सा होगा, माइनस एम या माइनस माइनस आर इफेक्ट। तो बेटा हम क्या कहते हैं इसमें, यहाँ क्या लिखा था मैंने, ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा ग्रुप्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। लिस्ट है यहाँ पे भी, NO2, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ लिखा नहीं जाएगा बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ। सिंपल सा ट्रिक भी है इसके लिए, तो अपनी नाइट को यहाँ सयाना पहले आ गया, सयाने सोने अलबेले को SCID ऑफिसर ने इस तरह अजमाया। अजमाया क्या होता है, एमाइड ग्रुप होता है ना NH2 के साथ में। डन बेटा। फिर इसके बाद हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ाओगे। हाँ क्विकली बेटा, हाइपर कंजुगेशन, फिर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह बेसिक फटाफट देके एक क्लास और लगेगी अपने को, फिर हम एक्चुअल 12th का शुरू कर देंगे। तो ये सब काम आएगा अपने, अपन को क्या लगता नहीं है, बट ये फिर आगे काम आने लगता है ना, फिर दिक्कत आती है। रिटर्न यस यस लिख लिया बेटा। तो बेटा देखो, अब एक इफेक्ट और बचता है हमारे पास, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ये थोड़ा सा सीखना है, और इसके बाद बेटा हमें हमारे पास में, अच्छा इसके अलावा तो मुझे थोड़ा सा रेडिकल वगैरह उनके बारे में भी बताना रहेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, एक एसिड बेस स्ट्रेंथ, तो इनके एप्लीकेशन इफेक्ट्स की, और उसके बाद फिर हम सॉल्वेंट वगैरह थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म का देखेंगे। सॉल्वेंट और इंटरमीडिएट वगैरह जो बनते हैं उन सब में भी इनकी एप्लीकेशन आएगी। बेटा ये कह सकते हो 1 से 2 क्लास हमें लगेगी, बट उसके बाद आगे की हेडक हमारी मिनिमम हो जाएगी मतलब। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से बेटा ये ढंग से, थोड़ा भी ढंग से पढ़ोगे इसको आज, तो अगली क्लासेज में थोड़ा एप्लीकेशन में हमें हेल्प मिल जाएगी। हो सकता है 1 क्लास लगे, हो सकता है 1.5 क्लास लगे, 2 क्लास लगे, डजेंट मैटर। बट उसके बाद ये है कि हम जो एक्सपेक्टेड टाइम मान रहे हैं अपना अदर सब्जेक्ट्स को, मतलब 12th के चैप्टर्स का, वो डिक्रीज होगा यदि ढंग से पढ़ोगे तो। क्योंकि वहाँ पे फिर मैं बेटा इन सब चीज़ों पे टाइम नहीं लगाऊंगा,
वहाँ मैं फिर यही बोलूँगा, देख बेटा ये चीज़ प्लस साइन इफेक्ट का ऑर्डर वहाँ सिखा दिया था, तो देखो ऐसे कंपेयर करते हैं। देयर आई एम गोइंग टू से दिस। और फिर बेटा समझाने का कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब यहाँ नहीं समझे तो वहाँ में बाद में भी रिपीट करने से कहीं फ़ायदा मिलेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू मेमोराइज दीज थिंग्स, कोशिश करो याद हो जाए, तब फिर काम आएगा अच्छे से। गॉट इट? यस बात समझ आ रही है हमें? मैथ्स की क्लास है। यस सर। हाँ बेटा मैथ्स की क्लास है, और हो सकता है बेटा संडे में केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास लूँ अपने, है ना। प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। आई एम नॉट श्योर 100% चांस तो है, नहीं होगी 99% तो, बट इफ एट ऑल आई विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर एल्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंडक्ट 1 क्लास ऑन संडे। वैसे पॉसिबिलिटी नहीं है, बट क्योंकि अभी बेटा थोड़ा सा वो ऐसे ही मेरे भी काफ़ी सारे ऊपर नीचे चल रही है चीज़ें, बट ये थोड़ा सा मान के चले कि मेरे को है कि मैं ले लूँ क्लास, क्योंकि ताकि यहाँ पे जो ज़्यादा टाइम डिवोट हुआ उसको कंपनसेट कर लें हम। तो थोड़ा तो प्रिपेयर रहें हम, बाकी होगी सर तो आई शाम विल इन्फॉर्म। क्या बेटा? शाम को मत रखना नहीं क्लास। नहीं, शाम को नहीं रखूँगा, दिन में ही रखेंगे तो ठीक है। सर टेस्ट है ना? हाँ टेस्ट तो ही, टेस्ट के लिए तो किसने मना किया बेटा, टेस्ट तो ही तुम्हारा, ठीक है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।